हेलो दोस्तों, स्टडी लैंप में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो आइए चलते हैं, हम एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है, वह किस मंत्रालय के तहत आता है? तो आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जिसे MSME कहा जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अब थोड़ा सा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के बारे में जान लें कि इसकी स्थापना जो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जिसे हम पार्लियामेंट के किसी एक्ट को ला करके बनाते हैं। तो एक एक्ट बनाया गया था, KVIC एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट में 1956 में, 1956 में, जिसके तहत ये बना था। इसके चेयरमैन का नाम है विनय कुमार सक्सेना। चेयरमैन है इसके विनय कुमार सक्सेना। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि इसने एक पेंट बनाया है। इसने एक पेंट बनाया है जो कि काऊ डंग से बनाया है, गाय के गोबर से बनाया है, और उस पेंट का नाम दिया है खादी नेचुरल पेंट। खादी नेचुरल पेंट उसका नाम दिया है। इस वजह से ये काफ़ी नामी है अभी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है। इसके तहत कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें कि महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो है वो है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम दूसरा है इसका, उसका नाम है ISEC भी है, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेशन। ये दोनों प्रोग्राम हैं इसके जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोग्राम हैं। PMEGP जो है वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना और भी कई योजनाएं जो थे जो कि रोजगार मुहैया कराते थे, उन सबको मिला करके एक PMEGP प्रोग्राम बनाया गया, जिसके तहत के कुछ पैसे जो भी नए रोजगार खोलने के लिए उत्सुक होते हैं युवा, उनको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है KVIC स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 1956 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना, इंपॉर्टेंट स्कीम PMEGP, ISEC, यूज्ड काउ डंग टू डेवलप खादी नेचुरल पेंट। गाय के गोबर का यूज किया गया है नेचुरल पेंट बनाने के लिए। आइए चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। वन प्लैनेट समिट इज सीन इन न्यूज, हु हैज हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस इवेंट। वन प्लैनेट समिट नाम का एक आयोजन हुआ है जो कि अभी समाचारों में है। तो इसका आयोजन किसने करवाया है? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, फ्रांस, या ऊपर दिए गए सभी, यानी कि ये तीनों। तो सही जवाब है ऑल ऑफ द एबव। यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और फ्रांस, इन तीनों ने मिल करके इसका आयोजन करवाया है। ये वन प्लैनेट समिट जो है ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, और इसमें मेनली हम इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मीटिंग्स की जाती है, इकोसिस्टम का हिंदी हम आपको बता दें पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है वो है वन प्लैनेट समिट। ये वन प्लैनेट समिट जो है ये चौथा वन प्लैनेट समिट है, फोर्थ वन प्लैनेट समिट है। ये फ्रांस में ही हुआ है, और इसमें तीन मेनली यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और फ्रांस के लोग थे। यूनाइटेड नेशन के अगर हम सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो उनका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जिम योंग किम, जो कि हेड है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये ध्यान रखिए ये न्यूयॉर्क में है, और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये वाशिंगटन में है। ठीक है, और फ्रांस के भी राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन जो है, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और इन तीनों ने इस समिट को आयोजन किया। ये समिट जो है वो, अगर हम आपको ध्यान हो कि 2015 में फ्रांस में
एक समिट हुआ था जिसका नाम था COP21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। तो ये 2015 में हुआ था दिसंबर में। तो यहाँ पर वर्ल्ड क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, वर्ल्ड क्लाइमेट एग्रीमेंट। उसके 4 साल बाद, उसके हर साल से, इससे पिछले बार ये नैरोबी में किया गया था। तो इस तरह से हर साल इस एक एक देश में इसको किया जा रहा है, इसका आयोजन। इसका जो थीम था इस बार का वो था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, प्रकृति के लिए एक साथ आए और काम करें। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। थीम लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, एम टू मोबिलाइज कमिटमेंट्स टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड मेक लिंक्स टू ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ इस बार इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इस बार कोविड की बात आई थी, इसीलिए इस बार ह्यूमन हेल्थ का नाम भी लिया गया। ये 4th कॉन्फ्रेंस था आफ्टर COP21। आइए चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। इंडिया हैज डिस्कवर्ड इट्स मेडन लिथियम रिजर्व्स इन विच स्टेट? भारत के पास लिथियम रिजर्व मिला है वो किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है कर्नाटका। कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मांड्या डिस्ट्रिक्ट। मांड्या डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये मिला है रिजर्व। और ये लिथियम के बारे में, लिथियम रिफाइनरी हमने कल बताया था कि गुजरात में है, यहाँ पर लिथियम रिफाइनरी है। और लिथियम का प्रयोग हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह और बैटरीज वगैरह में काफ़ी प्रयोग होगा, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कर्नाटका में एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है हमारे भारत का, उसने इसे ढूंढा है मांड्या डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ पर मिला है। तो कर्नाटका के बारे में अब कुछ बात कर लें तो कर्नाटका की राजधानी हम जानते हैं बेंगलुरु है। कर्नाटका के CM है BS येदियुरप्पा। कर्नाटका के गवर्नर है वाजुभाई वाला। कर्नाटका में विधानसभा की 224 सीटें हैं, विधान परिषद की 75 सीटें हैं, लोकसभा की 28 सीटें हैं और राज्यसभा की 12 सीटें। ये सारी बातें मैंने पहले भी आपको बता रखी हैं। यहाँ का जो मेन लैंग्वेज है वो है कन्नड़, जो कि वन ऑफ द क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज है। और अगर हम यहाँ के नेशनल पार्क्स की बात करें तो यहाँ का ये जो कर्नाटका का जो क्षेत्र है ये वेस्टर्न घाट्स में आता है। ये जो पूरा एरिया है ये वेस्टर्न घाट्स में आता है, जो कि केरला कर्नाटका सबसे मिलता हुआ आता है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि नागरहोल नेशनल पार्क है, या फिर बांदीपुरा नेशनल पार्क है, बांदीपुरा, या फिर कुदेरमुख नेशनल पार्क है, कुदेरमुख नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है और बानरहट्टा नेशनल पार्क भी है। तो 5 नेशनल पार्क टोटल यहाँ पर जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। और नागरहोल और बांदीपुरा और फिर ये केरला की वायनाड डिस्ट्रिक्ट, इन सब को अगर हम मिला देते हैं तो ये बहुत ही बड़ा एरिया निकल आता है, जहाँ की इंडियन एलिफेंट और टाइगर और भी जो भी हमारे मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जिनके विलुप्त होने की संभावनाएं हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, वो यहाँ पर काफ़ी पाए जाते हैं। कैपिटल ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा, गवर्नर वाजुभाई वाला। स्टेट एनिमल इंडियन एलिफेंट, हाथी। स्टेट ट्री सैंडलवुड ट्री, चंदन की लकड़ी, चंदन का जो पेड़ होता है। लैंग्वेज कन्नड़ा। मेजर नेशनल पार्क नागरहोल, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कुदेरमुख, बानरघट्टा और अंसी। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंडियन आर्म्ड फोर्स के जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनके लिए एक दिन मनाया जाता है, वो कौन सा दिन है? 4 दिसंबर, 7 दिसंबर, 14 जनवरी या 15 जनवरी। तो इसका सही जवाब है 14 जनवरी। 14 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ हैं, फर्स्ट कमांडर इन चीफ जो रहे हैं, जिनका नाम था KM करियप्पा, KM करियप्पा, ठीक है, ये फील्ड मार्शल थे। ये फील्ड मार्शल KM करियप्पा, पूरा नाम इनका लिखा जाता है फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ये इसी दिन 1953 ईस्वी में रिटायर हुए थे।
1953 में इसी दिन रिटायर हुए थे, इसीलिए मनाया जाता है। अब हम आते हैं ये देखने के लिए कि 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को है नेवी डे, 7 दिसंबर को है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, 14 जनवरी हमने बता दिया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, और 15 जनवरी को हमारा है आर्मी डे, सेना दिवस। तो ये चारों दिन आप अच्छे से याद रखिएगा। हमने ये बातें यहाँ भी लिख दी हैं। चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, OBE का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये 14 जनवरी 1953 को रिटायर हुए थे। 4 दिसंबर नेवी डे, 7 दिसंबर 14 जनवरी और 15 जनवरी, ये याद रखिएगा। द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज बीन रिटन बाय, एक किताब लॉन्च की गई है अभी जिसका नाम है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। वह किनके द्वारा लिखी गई है? तो आपके पास ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, नसीम जैदी, SY कुरैशी या VS संपत। तो इसका सही जवाब है SY कुरैशी के द्वारा लिखी गई है। अब ये SY कुरैशी कौन थे? तो ये हमारे पूर्व CEC थे, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। और सुनील अरोड़ा क्या है? वो अभी हमारे जो है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, प्रेजेंट CEC हैं। अब हम कुछ बातें ये भी जान लें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत आता है। तो आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 324 ये बताता है कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना और इसके काम के बारे में। तो इसी के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट RPA जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये बनाया गया। और चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये एक परमानेंट बॉडी है। अब आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बता दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किनके द्वारा किए जाते हैं? अपॉइंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा। इनका टेन्योर जो होता है वो होता है या तो 6 साल और 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए इनका, वो उसमें वो रिटायर कर जाते हैं। अब इन्हें हटाया कैसे जाता है? तो इन्हें अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, मगर इन्हें प्रेसिडेंट हटा नहीं सकते। इनके हटाने का तरीका है जिससे कि हम एक तरह से इम्पीचमेंट या महाभियोग की कह सकते हैं। जैसे जज को हटाया जाता है, उसी तरह से कह सकते हैं ये महाभियोग लाना होता है और स्पेशल मेजोरिटी से पास करानी होती है, तब जाकर के ये हटाए जाते हैं। इसीलिए दे आर अपॉइंटेड ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बट दे आर नॉट वर्किंग ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। दे कांट बी रिमूव्ड ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये इसलिए रखा गया ताकि ये एक स्वायत्त संस्था के रूप में, इंडिपेंडेंट आज़ाद संस्था के रूप में काम करता रहे। तो सुनील अरोड़ा, नसीम जैदी, SY कुरैशी, VS संपत, ये सभी जो हैं ये हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त किसी न किसी समय में रहे हैं। सुनील अरोड़ा तो अभी हैं और ये पहले रहे हुए हैं। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट टू प्रेजेंट पेपरलेस बजट? बिना कागजों वाला बजट जो है वो भारत में किस राज्य ने सबसे पहले दिया था? यह सवाल आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वो इस साल 2021 में यूनियन बजट जो है वो पेपरलेस देने वाली है। तो इससे रिलेटेड सवाल ये है कि कौन सा राज्य था जिसने कि पहली बार पेपरलेस दिया था? गोवा, असम, हिमाचल प्रदेश या उड़ीसा? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला राज्य था जिसने कि पेपरलेस बजट दिया था। तो अब ये हिमाचल प्रदेश है आपका, ठीक है। अब हम आपको बजट के बारे में कुछ बातें हम जान लें। सबसे पहले तो बजट जो है यह शब्द भारतीय संविधान में लिखा ही हुआ नहीं है, बजट वर्ड नहीं मेंशन है, जबकि उसकी जगह क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये बजट कैसे बनता है, लेकिन हम इसे बजट के रूप में ही नाम से जानते हैं। ये बजट कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 112 में है यूनियन बजट जो केंद्र सरकार लाती है, यूनियन बजट। और इसमें 90 ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा? आर्टिकल 202, इससे बनता है स्टेट बजट। आर्टिकल 202 से बनता है स्टेट बजट। कुछ और बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है बजट के बारे में, आइए उन्हें हम अगले
ऑल्सो नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनियन बजट 112 आर्टिकल नंबर और स्टेट बजट आर्टिकल 202। हिस्ट्री ऑफ बजट, पहला ब्रिटिश इंडिया में भारत के लिए पहला बजट कब आया था? तो 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा। जब 1858 में रानी के पास चला गया था तो उसके बाद उसके 2 साल बाद जेम्स विल्सन ने बजट दिया था। उसके बाद जब हम आज़ाद होने से कुछ दिनों पहले अंतरिम सरकार बनी थी तो उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उस समय में वित्त मंत्री जो थे वो लियाकत अली खान बनाए गए थे, जो कि बाद में ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट में बजट दिया था। आज़ाद भारत में सबसे पहला बजट जो है वो आर.के. शनमुखम ने दिया था 26 नवंबर 1947 को। रिपब्लिक भारत यानी कि गणतंत्र भारत में जो है वो जॉन मथाई ने 1950 ईस्वी में दिया था। और पहला रेल बजट जो कि यूनियन बजट से अलग होकर के आया था वो 1924 में आया था। और अंतिम रेल बजट जो है वो 2016 में, सुरेश प्रभु जब उस समय रेल मंत्री थे तब, अभी तक का अंतिम रेल बजट वही है। अब उसके बाद रेल बजट और यूनियन बजट को एक में कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आप साथ साथ याद रखें। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट स्काई पार्क हैज बीन ओपनड रिसेंटली इन विच स्टेट? स्काई पार्क एक स्काई गेम होती है, स्कीइंग एक गेम होती है, स्कीइंग एक गेम होती है जो कि बर्फ पर खेली जाती है। तो इसके लिए एक इंडोर स्काई पार्क बना है, इंडोर स्काई पार्क बना है, वह किस राज्य में बना है? ऑप्शन से आपके अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर करने का तरीका है, चूंकि यह बर्फ पर होती है, बर्फ आपको कहाँ मिल सकता है सबसे ज़्यादा? आंध्र प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। लेकिन सबसे ज़्यादा बर्फ आपको कहाँ है? सबसे बर्फीला कौन है? हिमाचल प्रदेश। इसीलिए इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास में एक जगह है कुफरी, वहाँ पर ये बनाया गया है। अब चूंकि 2 सवाल लगातार हिमाचल प्रदेश से आ गया, पहला कि पेपरलेस बजट और दूसरा स्काई पार्क, तो आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जान लें। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी, 2 राजधानी है यहाँ पर, पहला शिमला जो कि ग्रीष्म राजधानी है और दूसरा धर्मशाला। धर्मशाला बुद्ध के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दलाई लामा ने यहाँ पर अपना कैपिटल बना रखा है एक तरह से तिब्बत का, दलाई लामा यहीं रहते हैं। तो ये शिमला ग्रीष्म राजधानी है और धर्मशाला जो है वो ठंडे के समय की राजधानी है जो यहाँ पर है, ये विंटर कैपिटल इसे कहा जाता है। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर। यहाँ का कैपिटल बता ही दिया, यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। यहाँ का स्टेट एनिमल है स्नो लियोपार्ड, यहाँ का स्टेट एनिमल स्नो लियोपार्ड है। शिमला और धर्मशाला, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर, बंडारू दत्तात्रेय और स्नो लियोपार्ड। आइए अब अगले सवाल। Who has been recently appointed as chairman of empowered committee to administer COVID-19 वैक्सीन? COVID-19 वैक्सीन जो है वो कोविन एक ऐप बनाया गया है, उसके तहत दिया जा रहा है। तो किन्हें, उसके लिए एक कमेटी बैठाई गई है जो कि हमारे पूरे कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो प्रोजेक्ट है उसको एडमिनिस्टर करेगी, उसे देखेगी। तो उसके चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? आपके ऑप्शन है के विजय राघवन, डॉक्टर विनोद पॉल, पी.डी. वाघेला या आर.एस. शर्मा। तो आपका सही जवाब है आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा जो हैं ये ट्राई के चेयरमैन थे, पहले कुछ दिनों पहले ये रिटायर हुए हैं आर.एस. शर्मा। और अभी जो चेयरमैन हैं वो हैं, प्रेजेंट करंट चेयरमैन जो ट्राई के हैं वो हैं पी.डी. वाघेला। पी.डी. वाघेला अभी करंट चेयरमैन हैं ट्राई के करंट चेयरमैन हैं और ये एक्स चेयरमैन थे, ये एक्स चेयरमैन थे। इन्हें इसका चेयरमैन बनाया गया। डॉक्टर विनोद पॉल जो हैं ये एक शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, पेडियाट्रिशियन हैं, ये एम्स में कार्यरत हैं और नीति आयोग से भी जुड़े हुए हैं। के विजय राघवन जो हैं ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं सरकार के, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं सरकार में। इनसे पहले आर चिदम्बरम जो थे वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे, आर चिदम्बरम, उनके बाद इन्हें बनाया गया है। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सी विजिल 2021 इज एन एक्सरसाइज रिसेंटली सीन इन न्यूज। सी विजिल का नाम आया था 11 जनवरी को
दिस हैज़ बीन कंडक्टेड बाय, ये किसने कंडक्ट करवाया? इंडियन नेवी, सिर्फ इंडियन नेवी ने, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड? तो इसका सही जवाब है सिर्फ इंडियन नेवी ने। इंडियन नेवी ने ही सिर्फ करवाया, भारतीय नौसेना ने करवाया। इसमें भारतीय तटरक्षक या भारतीय वायुसेना या भारतीय नौसेना या भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक, तो ये तीनों गलत ऑप्शन है, भारतीय नौसेना ही सही उत्तर है इसका। तो ये सी विजिल है क्या? तो सी विजिल जो था एक, ये हर 2 साल पे ये चलाया जाता है। ये एक्सरसाइज जो होती है वो हर 2 साल पे होती है। और हमारा जो भारत का जो पूरा जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन जो है पूरा, जहाँ पर कि हमारा तट है, ये कोस्ट लाइन जो है हमारा भारत का, इस पूरे एरिया को, ये 7,516 किलोमीटर है। तो इस पूरे में 2 दिनों में ये एक्सरसाइज कंप्लीट किया जाता है। 12 से 13 जनवरी तक ये एक्सरसाइज चला है। ये 2019 में किया गया है शुरू, और ये इस बार इसका दूसरा संस्करण था। तो पूरा नेवी ने ही किया है। अब आपको मैं एक कुछ और क्वेश्चंस बता दूं कि भारत में सबसे लंबा कोस्ट लाइन, सबसे लंबा तट किस राज्य का है? वो है गुजरात का। और सबसे छोटा तट जो है भारत का, जितने भी राज्य हैं जिसमें तट है उनमें सबसे छोटा जो है वो है गोवा का। और पूरे विश्व में सबसे लंबा तट जो है वो है कनाडा का। बायएनुअल एक्सरसाइज 2 साल पे, बायएनुअल यानी कि द्विवर्षीय, 2 साल पे होता है। ये 2019 में शुरू किया गया। 7516 किलोमीटर है। गुजरात सबसे बड़ा तट है, गोवा के पास सबसे छोटा तट है, और सबसे बड़ा तट जिस ये देश के पास है वो है कनाडा। आइए अब अगले सवाल की तरफ। Which organization of India has agreed to adopt 100 अटल टिंकरिंग लैब्स across the country? ये अटल टिंकरिंग लैब्स क्या है? ये ATL कहा जाता है, जिसकी स्थापना एम के अंदर हुई थी। अब एम क्या था? ये था अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन, इसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसमें था क्या कि 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके स्कूल्स में लैब्स बनाया जा रहा था। 10 लाख रुपए लैब बनाने के दिए जा रहे थे, फिर 10 लाख रुपए आगे के खर्च के लिए दिए जाते थे। तो इसमें लैब बनाया जाता था जिससे कि उन्हें सोचने की, उन्हें उनके अंदर में नई जो सोच है उसको डेवलप करने के लिए, उसको नर्चर करने के लिए यंग माइंड्स को ये बनाया गया था अटल टिंकरिंग लैब्स। तो अटल टिंकरिंग लैब्स में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अंदर में ले लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, गोद ले लिया है। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? DRDO, इसरो, बार्क या CSIR? तो इसका सही जवाब है इसरो। इसरो जो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद जो है, तो ये जो है इसरो ने इसे अडॉप्ट किया है। इसरो के चेयरमैन कौन है? तो के सिवान, इन्हें 6 महीने की और एक्सटेंशन दे दी गई है। DRDO के चेयरमैन कौन है? DRDO के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी जो है वो DRDO के चेयरमैन है। बार्क के डायरेक्टर कौन है? बार्क के डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजित कुमार मोहंती। ये बार्क के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ये हैं। और CSIR के बारे में आपको बता दूं कि CSIR के जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CSIR के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर होते हैं। और CSIR के अभी जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक हैं, वो हैं डॉक्टर शिखर मंदे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नए नए अपडेट्स जो वीडियोस हम डालते हैं वो मिलते रहें, उनके अपडेट्स। धन्यवाद, थैंक यू।